आप जानते हो कि जो यहां बीजेपी की सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी गई, वो चोरी की सरकार है। आपने इस सरकार को नहीं चुना, ये सरकार एमएलएज को पैसा देकर चोरी की गई सरकार है। और कर्नाटक का हर बच्चा, 5-6 साल का बच्चा जानता है कि ये सरकार 40% वाली सरकार है। जो भी ये करते हैं ये 40% चोरी करके करते हैं और ये सबको मालूम है। ಇದೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आपकी कर्नाटक की सरकार हर काम में 40% कमीशन लेती है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप स्कैंडल में 8 करोड़ रुपए एमएलए के बेटे के यहां पकड़े जाते हैं। पुलिस स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम्स की लिस्ट बनी हुई है। और आप जो यहां बीजेपी से लड़ रहे हैं उनके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हो वो क्या है, कौन है, कैसे है। बीजेपी का एमएलए खुद कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में सीएम की गद्दी की कुर्सी खरीदी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री यहां आते हैं, भाषण करते हैं, कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं बोलते। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, 99 बार आक्रमण किया मेरे ऊपर। मगर जो भ्रष्टाचार कर्नाटक में हुआ है, पिछले 3 सालों में हुआ है, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आप अपने भाषण में कर्नाटक की जनता को बताइए कि ये जो 40% कमीशन लिया जा रहा था, इसको रोकने के लिए आपने क्या किया पिछले 3 सालों में। आपने कोई एक्शन लिया, किसी को जेल में डाला, क्या किया, कोई इंक्वायरी कराई? ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के युवा, कर्नाटक के किसान मजदूर के बारे में है। मोदी जी ये भी समझाइए, जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर में हिंसा हुई थी तो आपने क्या किया? और जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच में पानी का मसला है, उसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया? जब कर्नाटक को जो टैक्स का पैसा था, जब कर्नाटक को कम मिला तो आपने कर्नाटक की मदद क्यों नहीं की? और जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो आपने क्या मदद की? इन सवालों के जवाब कर्नाटक को आप पहले दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने, आप जानते हो हमारी सरकार कैसी थी, कैसा काम हमने किया, आपको याद है, आपको मालूम है। और हम क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आज आपको बता देता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका अच्छा भविष्य हो। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि बीजेपी के राज में कितनी महंगाई बढ़ी है। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का हो गया। कुकिंग ऑयल 60 रुपए से 200 रुपए लीटर हो गया। कुकिंग ऑयल 60 से 200। पेट्रोल 70 रुपए से 102 रुपए, डीजल 56 रुपए से 90 रुपए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ा, जीएसटी देनी पड़ी। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ लोग फिर से गरीब हो गए। 90 लाख छोटे बिजनेस बंद हो गए। तो हम इन चीजों को समझते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी ने यहां 40% का काम करके दिखाया, आपका पैसा आपसे छीना है। इसीलिए कांग्रेस की सरकार जो अब कर्नाटक में आने वाली है, वो आपका जो पैसा है आपको वापस देने का काम करेगी। जितना पैसा बीजेपी ने आपसे चुराया है, उतना पैसा हम वापस आपके जेब में डालने जा रहे हैं। महिलाओं को बेरोजगारी की सबसे बड़ी चोट पड़ती है, तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम, 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। दूसरा स्कीम गृह ज्योति स्कीम,
200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर महीने। तीसरा स्कीम अन्न भाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के हर मेंबर को। चौथा स्कीम जिसको हम सखी कहते हैं, ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपके लिए सरकार बनने के बाद चाहे आप कहीं भी कर्नाटक में घूमें, आपको बस के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अंत में युवा निधि स्कीम, 3,000 रुपए हर ग्रेजुएट को हर महीने और 1,500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को हर महीने। और जो कर्नाटक की नींव है, हमारे किसान भाई, उनके लिए कृषि निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल के अंदर, 30,000 करोड़ रुपए हर साल उनके भले के लिए। और जो हमारे कोकोनट के फार्मर्स हैं, अरेका नट के फार्मर्स हैं, उनको एमएसपी की गारंटी। अब नरेंद्र मोदी जी, हमने साफ कह दिया हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे जो 5 वायदे हैं, वो पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। आपने भ्रष्टाचार की बात नहीं की, आपने बेरोजगारी की बात नहीं की, आपने कर्नाटक के टैक्स की बात नहीं की, आपने कर्नाटक में जो बाढ़ हुई उसकी बात नहीं की। तो भविष्य की बात तो कर दीजिए। मुंदे आप कर्नाटक के लिए अगले 5 साल में क्या करने जा रहे हो, ये तो बताइए। आधा कैंपेन खत्म हो गया, आप ये भी नहीं बोल पाए। आपके लोग इतने भ्रष्ट हैं कि आप इनका नाम ही नहीं ले सकते। आप देखिए, मैं यहां आया, मैंने भाषण दिया, मैंने सबके नाम लिए। मैं सिद्धरामैया जी की बात करता हूं, डीके शिव कुमार की बात करता हूं, खारगे जी की बात करता हूं, खरगे साहब ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, परमेश्वर जी की बात करता हूं, परमेश्वर ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, बाकी सीनियर नेताओं की बात करता हूं, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। मैं यहां आया, पहला काम मैंने जो हमारे स्टेज पे नेता बैठे उनका आदर किया। ನಾನು ಬಂದೆ, ಮೊದಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಖಂಡರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಆಧಾರ ಮಾಡಿದೆ। मगर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। कोई किसी भी नेता का नाम नहीं लेते, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। चाहे वो बोम्मई जी हो, और ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ, कितना भी बड़ा नेता हो, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, येदियुरप्पा जी हो, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, नरेंद्र मोदी नाम नहीं ले सकते। ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು। क्योंकि नाम लेने का मतलब सबसे पहले उनका आदर करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी किसी का आदर नहीं कर सकते, और उसके बाद पूरे कर्नाटक को बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे नेता तो भ्रष्ट हैं, मेरे नेता तो चोर हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी किसी का नाम नहीं ले सकते। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। भाई और बहनों, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव है। ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ, ये आपके बच्चों का चुनाव है, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚುನಾವಣೆ, उनके भविष्य का चुनाव है, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ। ये आपके अस्पतालों का, आपका कॉलेजेस का, आपका यूनिवर्सिटीज का, आपका स्कूल का चुनाव है। इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ। 40% का मुद्दा है, 40% ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इन चीजों के बारे में नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ। यहाँ पे आके कहते हैं कि मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आक्रमण किया। पहली बार मैंने सुना कि एक नेता ने गिना कि भैया मेरे ऊपर इतनी बार आक्रमण हुआ है, 91 बार कांग्रेस पार्टी ने मेरे बारे में बोला। मोदी जी, आप अपने बारे में बोलना बंद कीजिए, जनता के बारे में बोलना शुरू कीजिए। कर्नाटक के लोगों को बताइए आप क्या करने जा रहे हैं, कर्नाटक के लोगों को समझाइए आपने 40% की सरकार क्यों चलने दी। ये भी बताइए आपने लोकतंत्र को क्यों नष्ट किया, सरकार चोरी क्यों करवाई कर्नाटक में। ये है सच्चे मुद्दे, ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು। आखिरी बात, बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है, इससे इनको प्यार है, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ, मोहब्बत है, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ। जहां भी जो भी करते हैं 40%, 40%, 40%। ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬರೀ 40%, 40%, 40%। इस बार इनको अच्छी तरह 40 नंबर याद दिलाना। ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ 40 ನಂಬರ್ चुनाव में इनको 40 सीटें दिलवा देना। ಬರೀ 40 ಸೀಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಂಗ್ ಮಾಡಿ। इनको चुनाव में 40 सीट दे देना, ಬರೀ 40 ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಸಾಕು। और कांग्रेस पार्टी को 150 सीट दिलवाना। ನಮಗೆ 150 ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕು ನೀವು। भारी बहुमत से जिताना, ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನೀವು।
इसका कारण है अदुक्को क्योंकि ये फिर से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने 40% चोरी किया था उसी से ये फिर से एमएलए खरीदने की कोशिश करेंगे। ಏನ್ यहां पे हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ भ्रष्ट नहीं है, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡದಂತವರಲ್ಲ. उनके पास 100-200 करोड़ रुपए नहीं है ಅವ್ರ ಹತ್ರ 100-200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ. जिससे वो लड़ रहे हैं, वो भ्रष्ट आदमी है, ಅವ್ರು उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, मंत्री है, आप जानते हो उसने पिछले 3 साल में क्या किया। ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತರು. हमारा जो कैंडिडेट है उसको आपकी मदद की जरूरत है। ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. भारी बहुमत से उसको जिताइए और कांग्रेस पार्टी को यहाँ सीट दिलवाइए। ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕಳಿಯ ಮನವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. आप बारिश में यहाँ आए, इतनी देर आप यहाँ ठहरे, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। ನೀವು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದೆ, ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. नमस्कार, जय हिंद। ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್.